बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न सिर्फ ये कि इकबाल ने कहा था कि आसिया यक पे करे आबो गिलस्त मिल्लत अफ़गान दरां फ़ेकर दिलस्त, बल्कि पाकिस्तान में वज़ीर आज़म हो, सदूर हों, आर्मी चीफ्स हों, वज़ीर ख़ारजा हों, सब के यहाँ ये एक तकिया कलाम बन गया है कि पाकिस्तान का अमन अफ़गानिस्तान से जुड़ा हुआ है। और ये हकीकत भी है कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान से सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाला मुल्क था, है और रहेगा। लेकिन इसके साथ एक और अलमिया भी है, और वो अलमिया ये है कि जितनी बेखबरी पाकिस्तान के अंदर अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ है, उतनी शायद अमेरिका और बरतानिया से मुताल्लिक़ भी नहीं है। जितने मिसपरसेप्शन, मिसकंसेप्शन, जितने मफरूज़े पाकिस्तान के अंदर मैंने अपनी सहाफ़ती ज़िंदगी में अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ देखे हैं, उतने किसी और मुल्क से मुताल्लिक़ नहीं देखे हैं। और कुछ इस तरह की सूरत हाल अफ़गानिस्तान के अंदर भी पाकिस्तान से मुताल्लिक़ हैं। बातें बहुत होती हैं, एक्सपर्ट्स बहुत हैं, लेकिन गुफ्तगू सारी स्टीरियोटाइप होती है। अच्छा, फिर एक और मामला और अलमिया ये है कि जो लोग डील करने वाले होते हैं, जो हक़ाइक़ को जानने वाले होते हैं, वो मीडिया पे नहीं आते। उनकी या सिफारती मजबूरियाँ होती हैं या फिर उनकी दूसरे प्रोफेशनल मजबूरियाँ होती हैं। और जो लोग डीलिंग से कोई ताल्लुक़ उनका नहीं होता, तो वो उसके एक्सपर्ट्स बने होते हैं। और फिर कोई माजी में जी रहा होता है, कोई माजी के मफरूज़ों की बुनियाद पे अपना तज्ज़िया और तबसरा कर रहा होता है। तो मेरी और आपकी खुशकिस्मती है कि एक ऐसे बंदे हाथ आ गए हैं कि जो अफ़गानिस्तान के इस पूरे क़ज़िये के अहम किरदार रहें। जनाब मंसूर अहमद ख़ान साहब, जो कि अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान के सफ़ीर थे और अगस्त के महीने तक थे, और तालिबान की अफ़गानिस्तान में आमद या रिजीम चेंज का ये सब कुछ उनकी नज़रों के सामने हुआ। वो काबुल में ही मौजूद थे। इससे पहले भी उन्होंने अफ़गानिस्तान में डिप्टी चीफ़ ऑफ मिशन के तौर पर काम किया, अगरचे उन्होंने जिनेवा में भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, दिल्ली में की अफ़गानिस्तान की नुमाइंदगी की, और अभी अफ़गानिस्तान में सफ़ीर तैनात होने से कबल वियना में पाकिस्तान के सफ़ीर थे। तो उनका अपना मुतालिया भी बहुत है, मुशाहिदा भी बहुत है। अफ़गानिस्तान से वो पहले भी रिलेटेड रहे, और अब इस क्रूशल टाइम में वो इस पूरे अमल का हिस्सा रहे। तो बहुत शुक्रिया मंसूर साहब हमें वक्त देने के लिए। और सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा कि आप काबुल में थे, और उस वक़्त ये जो कुछ था, तो मैंने देखा कि ये इस्लामाबाद के लिए भी सरप्राइज़ था, किसी हद तक वाशिंगटन के लिए भी सरप्राइज़ था, और पड़ोसी ममालिक के लिए भी सरप्राइज़ था। जिस तरीके से तालिबान आए और जिस तरीके से अफ़गान नेशनल आर्मी मेल्ट हो गई, और जिस तरह अशरफ गनी साहब दरमियान से चले गए, पहले डटे हुए थे एक रोज़ पहले तक। तो इस पूरे अमल का आमिल आप क्या चीज़ समझते हैं? साफ़ी साहब, जिस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं, जिस मामले की तरफ इशारा कर रहे हैं, उस वक्त हम अफ़गान पीस प्रोसेस में बिज़ी थे। दोहा में सेशन पे सेशन हो रहे थे, और लास्ट सेशन जो मैंने और हमारे पाकिस्तान के जो स्पेशल एनवॉय हैं एम्बेसडर सादिक साहब, हमने इकट्ठे अफ़गानिस्तान के डेलीगेशंस के साथ, तालिबान के डेलीगेशंस के साथ दोहा में अटेंड किया था 11, 12, 13 अगस्त को। और जब हम वहाँ से वापस आए, तो उस वक्त तक आप यकीन जानिए प्रोविंसेस बड़ी तेज़ी से फॉल हो रहे थे, और डिस्ट्रिक्ट्स बड़ी तेज़ी से फॉल हो रहे थे। लेकिन कुछ हकीकत पसंदाना तौर पर किसी को ये अंदाज़ा नहीं था कि 2 दिन में काबुल पे अफ़गान तालिबान का कंट्रोल इस्टेब्लिश हो जाएगा। तो मेरे ख़्याल में कि इस पे दुनिया ने जो वहाँ पे दुनिया जो स्टडी कर रही थी जिस लेंस से अफ़गानिस्तान को, उसमें कुछ खामी थी, उसमें कुछ कमी थी। जो बुनियादी रियलिटीज़ थी वो मख्फी थी दुनिया की नज़रों से, और वो थी कि अफ़गानिस्तान में एक मेरा ख़्याल है फ़ॉरेन प्रेजेंस जो है, फ़ॉरेन जो 4 डेकेड से वहाँ का इशू रहा है, उसके अगेंस्ट एक सेंटिमेंट था। और अफ़गान्स जो बुनियादी तौर पर वो चाहते थे कि जंग का ख़ात्मा हो। लेकिन अब अशरफ गनी भी सब कुछ के लिए अमेरिका और ज़ुल्फ़े खलीज़ात को ब्लेम कर रहे हैं, हामिद करज़ई भी उनको ब्लेम करते हैं। तो उसकी वजह से एक तासुर ये बना है कि शायद अमरीकियों ने जानबूझकर अपनी जान खलासी के लिए
ये सब कुछ किया और तालिबान की आमद का रास्ता हमवार किया? नहीं, मैं ये तो नहीं कह समझता, क्योंकि देखें एक पीस प्रोसेस चल रहा था जिसमें अमरीकी भी पार्ट थे, जिसमें एक्सटेंडेड ट्रोइका या ट्रोइका प्लस में पाकिस्तान और चाइना, रशिया और अमेरिका सारे पार्ट थे। उसमें अफ़गानिस्तान की हुकूमत और अशरफ गनी, फॉर्मर प्रेसिडेंट अशरफ गनी की अपनी बनाई हुई नेगोशिएशन टीम मौजूद थी और उसमें तालिबान की भी टीम मौजूद थी। तो उसमें जो बुनियादी मकसद था उस सारे प्रोसेस का, उसमें दो ऑब्जेक्टिव्स थे। एक तो किस तरह फॉरेन फोर्सेस का इनखला हो अफ़गानिस्तान से, और अमेरिका का ये डिसीजन फाइनल हो चुका था कि वो अफ़गानिस्तान से निकलना चाहते थे। प्रेसिडेंट ट्रंप के ना सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन ने इस डिसीजन को किया था, बल्कि बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने भी इसको मेंटेन किया। लेकिन दूसरा जो एलिमेंट था इंट्रा अफ़गान नेगोशिएशंस वाला, उधर मेरा ख्याल है कि अफ़गान धड़ों में, अफ़गान पार्टीज़ में, मैं इसी नुक्ते पे आना चाह रहा था कि देखिए ये तो कॉमन सेंस की बात थी। हम जैसे तालिब इल्म भी चीखते रहे कि खुदा के बंदो, अमेरिका और तालिबान की डील से पहले इंट्रा अफ़गान डील करा दो, लेकिन उसको किए बग़ैर अमरीकी और उसके इत्तेहादी निकल गए। तो ये जो इंट्रा अफ़गान डील के बग़ैर ये सब कुछ हुआ, अमरीकी निकल गए, तो इंट्रा अफ़गान डील ना होने के लिए आप किसको ज़्यादा मोरिद इल्ज़ाम ठहराते हैं? मेरा ख्याल है इंट्रा अफ़गान डील एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आप अफ़गानिस्तान की सिचुएशन को बहुत गहरी नज़र रखते हैं, आप जानते हैं, आपका मुशाहिदा है, आप वहाँ के लीडरों से भी हर पार्टी के हर तबके के लीडरों से आप इन टच रहे हैं। जब सोवियत यूनियन 1970 से अफ़गानिस्तान में इंट्रा अफ़गान एक पावर शेयरिंग या पॉलिटिकल फ्रेमवर्क का फुकदान रहा है। जब सोवियत यूनियन के इनखला के बाद भी इंट्रा अफ़गान डील नहीं हो सकी थी, और इसलिए हमने 90s में देखा जब यूनाइटेड स्टेट्स और नेटो ने इंटरवीन किया अफ़गानिस्तान में 2001 में, उसके बाद भी इंट्रा अफ़गान पॉलिटिकल सेटलमेंट नहीं हो सकी, जो कि हो जानी चाहिए थी, दुनिया की एक्सपेक्टेशन थी, तवक्को थी। तो 15 अगस्त 2021 को जब अफ़गान तालिबान ने कंट्रोल संभाला, उस वक्त भी यही अमर माने आया कि जो इंट्रा अफ़गान पॉलिटिकल सेटलमेंट की राह में जो अंदरूनी रुकावटें हैं, मेरा ख्याल है जो कंसेंसस नहीं बन सका किसी ट्रांजिशनल फ्रेमवर्क के ऊपर। और उस वक्त आपको याद होगा कि पाकिस्तान की अस्करी क़यादत, पाकिस्तान की सियासी क़यादत की बड़ा इंटरेक्शन हुआ उस आखिरी साल में अशरफ गनी की हुकूमत से, और हमारा ये बहुत ज़ोर था इस बात पे कि किसी किस्म के ट्रांजिशनल फ्रेमवर्क के ऊपर एग्री करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जिस तरह वो 1989-88 के बाद नहीं हो सका था, अब भी नहीं हो सका। लेकिन अब एक फ़र्क यह है कि दुनिया ये कह रही है कि मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट सोल्यूशन नहीं है अफ़गानिस्तान का। अफ़गानिस्तान में ख़ुद भी ये अफ़गानिस्तान के अपने लीडर भी कह रहे हैं, जो डॉक्टर अब्दुल्ला से भी मेरी मुलाकात हुई आने से पहले, फॉर्मर प्रेसिडेंट हामिद करज़ई से भी, वो सब ये गुलबदीन हिकमत यार साहब से भी, वो सब ये मानते हैं कि मिलिट्री सोल्यूशन की तरफ नहीं जाया जा सकता, और अब यहाँ से पॉलिटिकल प्रोसेस के ज़रिए ही एक देरपा स्टेबिलिटी को। लेकिन शुरू में तालिबान ने कुछ इस तरह इशारे दिए, जिस तरह उन्होंने मुखालिफिन के लिए आम माफ़ी का ऐलान किया जी। कुछ सोशल हवालों से भी, मसलन उन्होंने मीडिया को बैन नहीं किया, क्रिकेट टीम को बैन नहीं किया, तो ये तासुर था कि शायद वो बदल गए हैं। अब दुनिया का डिमांड ये है इंक्लूसिव गवर्नमेंट के लिए, और इंक्लूसिव मीन्स के उसमें वो साबिका हुकूमत के लोग, अब्दुल्ला, करज़ई और इस तरह के लोगों को भी शामिल कर दे। लेकिन तालिबान का जो रवैया है, उसे लगता है कि वो अपनी इस हुकूमत ही को इंक्लूसिव समझते हैं। आपको नियर फ्यूचर में इसका कोई इम्कान नज़र आता है कि तालिबान अपने उन सियासी मुखालिफिन के साथ बैठ के कोई पॉलिटिकल सोल्यूशन निकाल लेंगे? देखिए साफ़ी साहब, इंक्लूसिव हुकूमत अफ़गानिस्तान की ज़रूरत है, अफ़गानिस्तान की नीड है, लेकिन उस इंक्लूसिविटी को तालिबान अपनी तर्ज पे डिफ़ाइन करते हैं। वो इस हुकूमत को कहते हैं कि उन्होंने मुख्तलिफ़ उज़्बक, ताजिक, हज़ारा लीडर्स को शामिल किया हुआ है, गो कि वो तालिबान के से ही ताल्लुक़ रखते हैं। जो पॉलिटिकल अपोजिशन है उसकी डिमांड है कि जो साबका हुकूमत के जो मेन साबका सियासी निज़ाम में जो मेन फिगर्स थे उनको, या मेन पार्टीज़ थी, उनको शामिल किया जाए। मेरा ख़्याल है कि ये इंक्लूसिव हुकूमत या इंक्लूसिव पॉलिटिकल फ्रेमवर्क का जो क़याम है, उस पर अफ़गान्स को ही एक काम करना पड़ेगा, जब तक वो इस कंसेंसस को नहीं इवॉल्व करेंगे, जो कि एक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता था अफ़गानिस्तान में 1950s, 60s और 70s में, जो कि शटर हुआ बाद में सोवियत यूनियन की मिलिट्री इंटरवेंशन की वजह से।
अब एक नए इक्विलिब्रियम को के ऊपर पहुंचने के लिए अफ़गान्स को खुद इस इशू को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा कि वो किस किस्म की इंक्लूसिविटी के ऊपर एक कंसेंसस डेवलप होता है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। लेकिन इंक्लूसिविटी के बग़ैर, या जिसमें कि तमाम तबका हाई फ़िक्र शामिल हों, देर पास स्टेबिलिटी मुश्किल नज़र आती है। लेकिन उनके लिए तालिबान के यहाँ कोई वेल, कोई ख्वाहिश नज़र आती है? देखिए, तालिबान ने मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, जैसे आपने बताया, मेजर्स तो लिए कुछ, और उन्होंने डायलॉग पे भी वो ओपन है, इंटरनेशनल कम्युनिटी से भी इन इशूज़ के ऊपर डायलॉग कर रहे हैं, और उनकी जो एंगेजमेंट है, जो उसमें जो आगे बढ़ने में, रिकग्निशन की तरफ जाने में जो रुकावटें आ रही हैं, उनमें एक इम्पॉर्टेंट इशू इंक्लूसिविटी है, दूसरा ह्यूमन राइट्स है, और तीसरा टेररिज्म या काउंटर टेररिज्म है। तो इन इश्यूज़ को, ये जो 3 एजेंडा आइटम्स हैं, इनको किसी न किसी फॉर्म में हल करना पड़ेगा, क्योंकि ये जिस एंगल से भी आप तीनों एजेंडा इश्यूज़ को देखें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। चाहे अफ़गानिस्तान के नुक्ता नज़र से देखें, अफ़गानिस्तान के तमाम सियासी तबकों के नुक्ता नज़र से, या आप नेबर्स के नुक्ता नज़र से देखें, रीजन के नुक्ता नज़र से देखें, या इंटरनेशनल ग्लोबल पावर्स के नुक्ता नज़र से। अच्छा, जो इंटरनेशनल ग्लोबल पावर्स हैं, अमेरिकन हैं, उनके डिमांड्स को मीट करना तो दूर की बात है। आपको कोई इम्कान नज़र आता है नियर फ्यूचर में कि तालिबान अपने आप को वेस्ट के और ये रीजनल कंट्रीज़ के पैमानों पे पूरा उतार दे और उनकी रिकग्निशन हो सके? एक मेरा अपना ज़ाती ऑब्जर्वेशन ये है कि अभी तक जो 1 साल या 1.5 साल गुजरा है, वो देखें, अफ़गान तालिबान ने एक इंसर्जेंसी से उठ के एक गवर्नमेंट संभाली, तो उनको टाइम लगा है अपनी पावर कंसोलिडेट करने में, पॉलिटिकल पावर कंसोलिडेट करने में, इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, मिनिस्ट्रीज़ के ऊपर, इदारों के ऊपर। अब जो है, जब वो कंसोलिडेट कर चुके हैं और एक हद तक अमन व अमान भी अच्छा इस्टेब्लिश कर चुके हैं, तो मेरा ख़्याल है कि अगर देर पास स्टेबिलिटी की तरफ वो एक अपना विजन डेवलप करें, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी हो जाएगा कि वो स्टेप्स में किस तरह एक पॉलिटिकल प्रोसेस के ज़रिए इंक्लूसिविटी की तरफ। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है अब आगे कि उनको रिकग्नाइज़ किया जाए। अब जब रिकग्नाइज़ नहीं होते, तो क्या इकनॉमिकली वो सर्वाइव कर जाएंगे? और इस वक्त तालिबान इकनॉमिकली कैसे सर्वाइव कर रहे हैं? देखिए, 2021 में जब ये चेंज ओवर हुआ था, तो बहुत से लोगों का, बहुत से नुक्ता हाई फ़िक्र का ये ख्याल था कि तालिबान कुछ महीनों से ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। लेकिन तालिबान ने उस सारी ट्रांजिशन को किया, एवैक्यूएशन प्रोसेस से गुज़रे, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस भी बाहर से आती रही, नेबर्स के साथ भी एंगेजमेंट रही, ट्रेड, ट्रांजिट, कनेक्टिविटी, और जो अफ़गानिस्तान के ऊपर इक़्तिसादी जो पाबंदियाँ हैं और उनके जो ज़ख़ायर जो हैं फ्रोज़न हैं, उसके बावजूद, बैंकिंग रिस्ट्रिक्शंस हैं, उसके बावजूद उन्होंने एक डोमेस्टिक इकोनॉमी इस हद तक इस्टेब्लिश कर ली है, जिसमें से वो अपने सिविल सर्वेंट्स की तनख्वाहें दे रहे हैं, अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस की तनख्वाहें दे रहे हैं, अपना निज़ाम चला रहे हैं। तो उन्होंने ये मॉडल तो इस्टेब्लिश मेरे ख़्याल में कर दिया है कि वो बहुत कम रिसोर्सेज में, जो पिछली हुकूमतों को मिल रहा था, उसमें अफ़गानिस्तान का निज़ाम चला सकते हैं। कहाँ से जनरेट करते हैं मनी को? ये रीजनल ट्रेड में कस्टम्स हैं, फिर प्रॉपर्टी टैक्सेस वगैरह हैं, और मुख्तलिफ टैक्सेस जो मुख्तलिफ मद में इकट्ठे किए जाते हैं। तो इससे उन्होंने इस साल $2.5 बिलियन का, तकरीबन $2 से $2.5 बिलियन का बजट आउटले भी रखा हुआ है, जो करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, मार्च में शायद शुरू हुआ था। तो मेरा ख्याल है कि वो उन्होंने ये तो शो किया है, लेकिन ऑफ कोर्स डेवलपमेंट वर्क या प्रोविजन ऑफ सारी पब्लिक डिलीवरी सर्विसेज, जिस तरह से कि एक आबादी मांगती है, एक पॉपुलेशन मांगती है, वो मुश्किल हो जाएगा। लेकिन वो इस हद तक प्रेशर से निकल गए हैं जहाँ पे उनको इकोनॉमी के ऊपर प्रेशराइज़ किया जा सके किसी ख़ास पॉलिटिकल स्टेप के लिए। लेकिन चूँकि ये इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ एक रिलेशंस नॉर्मलाइज होना बहुत ज़रूरी है अफ़गानिस्तान की इस हुकूमत के लिए, अफ़गानिस्तान की रियासत के लिए, उस कंपल्शन के तहत मेरा ख्याल है जो उनका डायलॉग यूएस के साथ चल रहा है, या जो दीगर रीजनल ममालिक के साथ, नेबर्स के साथ भी जो उनका प्रोसेस चल रहा है, उसमें मेरा ख्याल ये बहुत इम्पोर्टेंट फोकस है कि इन इश्यूज़ के ऊपर यूएस के साथ उनके चैनल्स ओपन हैं। यूएस के साथ उनके चैनल्स ओपन हैं, दोहा में उनके मुज़ाकरात होते रहते हैं, और फिर उनके जो स्पेशल अनवाए हैं, टॉम वेस्ट, उनके साथ मुख्तलिफ़ मकामात पर मीटिंग्स होती हैं। अभी जब पिछले दिनों ताशकंद में एक मीटिंग्स थी, तो वो वहाँ पे
टॉम वेस्ट भी आए थे, दूसरे यूरोपियन स्पेशल एनवॉयज़ वगैरह भी आए थे, हमारे भी पाकिस्तान ने भी शिरकत की थी, एम्बेसडर सादिक ने उसमें शिरकत की थी। तो वो उनकी मुलाकातें हैं। और ये जो फेडरल ट्रेजरी, यूएस की फेडरल ट्रेजरी और अफ़गानिस्तान का लेकिन जो ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस उन पे कुछ अरसे के लिए आर्जी पाबंदी ख़त्म की गई थी, अब तो वो मुद्दत पूरी हो गई और जब उनकी क़यादत अब बाहर ट्रैवल नहीं कर सकेगी तो उससे उनकी मुश्किलात नहीं बढ़ेंगी। और ये इसकी तरफ इशारा नहीं है कि अमेरिका और उनके मामलात ख़राब हैं। मेरा ख्याल है कि वो उसकी वजह एजुकेशन का इशू था। एजुकेशन के ऊपर, जो गर्ल्स एजुकेशन के ऊपर अफ़गानिस्तान की हुकूमत की तरफ से पाबंदियाँ बरकरार रहीं और एक क्लियर स्टेटमेंट नहीं आई या क्लियर इंडिकेशन नहीं आई कि किस डेट से वो तमाम गर्ल्स के लिए एजुकेशन खोल देंगे। तो उसके रिएक्शन में नेचुरली यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स और यूएन में जनरली यूएन मेंबर कंट्रीज़ का सेंटिमेंट ये था कि इन चीज़ों पे अफ़गान क़यादत पे प्रेशर डालने की ज़रूरत है। लेकिन मेरा ख़्याल है कि उसमें उनके ट्रैवल की, इन जो अफ़गान तालिबान के लीडर्स हैं, अफ़गान इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफ़गानिस्तान के जो लीडर्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, रेलिवेंट मिनिस्टर्स हैं, उनके सफ़र की गुंजाइश मौजूद है। प्रायर इंटीमेशन या परमिशन के ज़रिए वो सफ़र करना पड़ता है, लेकिन उनके सफ़र की गुंजाइश मौजूद है। लेकिन उस तरह से ब्लैंकेट 1 साल की या एक पीरियड की अप्रूवल नहीं हुई, या उसमें से कुछ लिमिटेड लोगों की अप्रूवल हुई है। तो वो डेफिनेटली प्रेशर इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से, यूएन की तरफ से है। लेकिन अच्छा, हमें डबल इशारे मिलते हैं। मसलन एमन ज़वाहिरी पे जो ड्रोन अटैक हुआ, उससे लगता है कि जी अफ़गान तालिबान और उनके ताल्लुकात बहुत ख़राब है। दूसरी तरफ पहले अफ़गान तालिबान के लीडर सामने नहीं आ रहे थे, इंटीरियर डिफेंस मिनिस्टर, फिर उनके ड्रोन की मौजूदगी के हुए वो बाहर आ गए। तो एक्चुअल रिलेशंस आपने क्या महसूस किया है, अमेरिकन और तालिबान के कैसे हैं? मेरा ख़्याल है कि उनके रिलेशंस तो मौजूद हैं। जिस तरह आपने बताया कि अभी उनको अभी आज उनकी एक प्रिजनर एक्सचेंज हुई है, फिर वो मुख्तलिफ जो टेररिज्म के इशूज़ के ऊपर भी वो एक दूसरे के साथ एंगेज्ड हैं, और उस किस्म का माहौल मौजूद नहीं है जो आज से पिछले 2 डेकेड्स में रहा, जिसमें अमेरिका की तरफ से अफ़गान तालिबान के लीडर्स टारगेट होते रहे, या अफ़गान तालिबान की तरफ से यूएस फोर्सेस या उस ज़माने की हुकूमत की फोर्सेस को टारगेट किया जाता रहा। तो एक कॉन्फिडेंस मौजूद है कि दोनों साइडों ने बातचीत के ज़रिए मामलात को आगे लेके जाना है, और ये बातचीत इशू टू इशू बेस्ड है। तो अगर ये चीज़ें किसी भी स्टेज पे मरहलावार तरीके से एड्रेस होती हैं तो इनमें फ़र्दर प्रोग्रेस की भी गुंजाइश मौजूद है। ठीक नाज़रीन, एक मुख्तसर सी ब्रेक और वापस आएंगे। तो तालिबान के अंदर हु इज़ हु और फिर टीटीपी और तालिबान का ताल्लुक़ से मुतालिक बात होगी जनाब मंसूर साहब से। हमारे साथ एक बार फिर खुशामदीद आपको। जिरगे में हमारे साथ मौजूद हैं अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान के साबिक़ सफ़ीर जनाब मंसूर अहमद ख़ान साहब। मंसूर साहब, ये बताइए कि तालिबान में कौन मैटर करता है? मुल्ला हिब्बतुल्लाह ही का कंट्रोल है? साफ़ी साहब, आप इस बात को जानते हैं कि तालिबान की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उसमें जो डिसीजन मेकिंग का मंबा है या पावर जहाँ से जनरेट होती है वो अमीरुल मोमिनीन ही है। और अमीरुल मोमिनीन की सिलेक्शन जब होती है तो उसमें एक इस तरह से बैत की जाती है कि तमाम जो अरकान हैं तालिबान के, उनको उनके लिए मानना अमीरुल मोमिनीन के हुक्म को, ऑर्डर को लाजिम होता है। तो अमीरुल मोमिनीन की तरफ से ही तमाम बड़े फ़ैसले किए जाते हैं। ताहम गवर्नमेंट लेवल अमीरुल मोमिनीन मुल्ला हिब्बतुल्लाह वो गवर्नमेंट का पार्ट नहीं है। गवर्नमेंट जो है वो उसमें चूँकि प्राइम मिनिस्टर हसन आखुंद उसको लीड कर रहे हैं तो गवर्नमेंट कैबिनेट को वो हेड करते हैं। फिर 3 अहम लीडर अर्ग में मौजूद हैं जो डिसीजन मेकिंग में मुख्तलिफ शोबों में पार्ट हैं। मुल्ला बरादर हैं, मुल्ला हनफी हैं और मुल्ला कबीर हैं, जो कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर्स के स्टेटस के साथ मौजूद हैं। फिर आप जोग्राफिकली भी देखें तो कंधार से कुछ लीडर्स हैं, जिसमें मुल्ला याकूब हैं, वो मुल्ला उमर के साहबजादे भी हैं, वो डिफेंस मिनिस्टर हैं, स्ट्रॉन्ग मिनिस्टर हैं। इधर से ईस्टर्न साइड से देखें तो आप सिराजुद्दीन हक्कानी हैं, वो इंटीरियर मिनिस्टर हैं, और फॉरेन मिनिस्टर अमीर ख़ान मुत्तकी
बहुत अहम किरदार अदा करते रहे हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ टॉक्स में, नेबर्स के साथ टॉक्स में। तो ये वो लोग हैं जो इस वक्त हु इज़ हु हैं या डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। तालिबान अलिफ से ये तक पाकिस्तान को हलीफ समझते हैं, हरीफ समझते हैं, दोस्त समझते हैं, दुश्मन समझते हैं, या दरमियान में कुछ समझते नहीं, हैं? मेरा ख्याल है कि तालिबान पाकिस्तान के साथ दिली तौर पर अच्छे ताल्लुकात तो चाहते हैं, लेकिन साथ ही उनकी शिकायतें भी मौजूद हैं। और वो जो 20 साल की उनकी इंसर्जेंसी थी वो एक प्रिंसिपल के ऊपर बेस थी, और वो थी गैर मुल्की, चूँकि उनसे इक़्तिदार गैर मुल्की ताकतों के इंटरवेंशन के ज़रिए लिया गया था, तो वो उनके ख़िलाफ़ एक जिहाद कर रहे थे, जदोजहद कर रहे थे। और उसमें जो पाकिस्तान में जो उनके लीडर्स या उनकी फैमिलीज़ या उनके साथ जो कोई ऐसे मसाइल पेश आए, जो कुछ लोग कैद में भी रहे, तो इसका उनको रंज है और वो इसका इजहार भी करते हैं। और इसमें हमारी उनके साथ बातचीत भी होती है कि ये चूँकि एक ऐसा फेज़ था जिसमें ये इस किस्म की इंसर्जेंसी में ये चीज़ें पेश आती हैं। लेकिन एक चीज़ और अहम है कि अब तालिबान इंसर्जेंसी से ग्रेजुएट करके वो एक रियासत बन गए हैं, रियासत को रन कर रहे हैं, एक हुकूमत हैं। और जब अफ़गानिस्तान में कोई भी हुकूमत आती है तो उस हुकूमत की कुछ इस्टेब्लिश्ड लाइंस हैं, चाहे वो 1947 से लेकर आज तक आप देख लें, अफ़गानिस्तान की कुछ इस्टेब्लिश्ड लाइंस हैं। और चूँकि पाकिस्तान को वो एक बहुत डोमिनेंट नेबर के तौर पर देखते हैं, तो पाकिस्तान की तरफ से जो भी इंटरेक्शन भी किया जाता है उसमें बाज़ औक़ात उनको इंटरफेरेंस का एहतमाल होता है, तो वहाँ पे उनकी तरफ से आवाज़ें उठती हैं। और फिर बाज़ औक़ात ये इस चीज़ को दूसरे जो हमारे एडवर्सरीज़ हैं या हमारे डिट्रैक्टर्स हैं वो उसको प्ले भी करते हैं कि पाकिस्तान यहाँ पे हमारे जो कई दफ़ा बहुत ही सिंसियर किस्म के एक्शंस होते हैं या ऑफ़र्स होती हैं उनको मिस प्रेजेंट भी किया जाता है। तो ये हमें एक मेरा ख्याल है कि अंडरस्टैंड करना होगा, जो आपने अपने इब्तदाइये में भी कहा था कि यहाँ पे पाकिस्तान में अफ़गानिस्तान के मुतालिक एक हकीकी नॉलेज की कमी है, और इसी तरह अफ़गानिस्तान में भी पाकिस्तान के मुतालिक एक हकीकी नॉलेज की कमी है। तो हमें ये रियलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है कि अफ़गानिस्तान को एक उनकी इंडिपेंडेंस के मुताबिक डील करना, उनके अपनी जो जिस तरह से वो अपने आप को इंडिपेंडेंट समझते हैं उसके मुताबिक डील करना बहुत ज़रूरी है। और अफ़गानिस्तान के अंदर लीडरशिप को और उनको ये समझना ज़रूरी है कि पाकिस्तान के हर स्टेप को या पाकिस्तान के हर ऑफ़र को वो एक पाकिस्तान के इंटरफेरेंस के तौर पर न देखें। जब दो ममालिक का इतना तवील बॉर्डर होता है और इतना गहरा राब्ता होता है तो उसमें इस किस्म का पाकिस्तान की ज़्यादातर सेंसिटिविटी वहाँ इंडियन प्रेजेंस से मुतालिक होती है, तो इंडिया से मुतालिक उनका अप्रोच क्या रहेगा? देखिए, जब 15 अगस्त को तालिबान ने कंट्रोल संभाला पिछले साल, तो अब इंडिया की एम्बेसी बाकी वेस्टर्न एम्बेसी के साथ ही बंद करके एम्बेसी को चले गए। अब मेरे ख्याल इस साल जून में उन्होंने आके दोबारा एक लोअर लेवल पे अपना सफारत खाना खोला है और कुछ एक्टिविटीज़ भी अपनी स्टार्ट की हैं। मेरे ख़्याल में कि अगर हम देखें अफ़गानिस्तान और भारत के हमेशा से दोनों स्टेट्स के तौर पर ताल्लुकात रहे हैं। 1947 से अब तक उनके एक ख़ास नहज के ताल्लुकात रहे हैं। तो मेरा ख़्याल है कि जहाँ तक उनके इकनॉमिक कॉन्टैक्ट्स, उनके डेवलपमेंट रिलेटेड कोऑपरेशन है, उस पर पाकिस्तान को कोई एतराज़ नहीं है और ना हमने कभी किया है। लेकिन जो गुज़िश्ता 20 सालों में, और इस बात को अफ़गान लीडर भी मानते हैं, तमाम अफ़गान लीडर, और बहुत सी इंटरनेशनल कम्युनिटी के मेंबर्स भी मानते हैं, जो मेरा उनके साथ इंटरेक्शन रहा, जो गुज़िश्ता 20 सालों में इंडिया ने जिस किस्म की इन्वेस्टमेंट की या जिस किस्म की नेगेटिव एफर्ट्स की बॉर्डर रीजन को डिस्टेबलाइज़ करने के लिए, वो दोनों पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के लिए नुकसान दे रही हैं और हमारे लोगों के इंटरेक्शन के लिए नुकसान दे रही हैं। और इसके नतीजे में आप आज देखते हैं कि बॉर्डर पे हमें बहुत मुश्किलात हैं लोगों को, बॉर्डर की क्रॉसिंग्स पे, फिर ये TTP और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का मसला अलहदा है। तो मेरा ख़्याल में कि मेरा जो इंटरेक्शन रहा अफ़गान तालिबान के लीडर्स से, उन्होंने हमें अश्योर किया कि वो अपनी सरज़मीन को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कभी इस्तेमाल नहीं होने देंगे और किसी मुल्क को ऐसी मुदाखलत नहीं करने देंगे जो भारत की तरफ से। लेकिन माजी में ईरान को शिकवा रहा तालिबान से और इंडिया को कि उनके दौर में अफ़गान सरज़मीन उनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल हुई। अब के बार ईरान का भी उनके साथ अच्छा ताल्लुक़ है और इंडिया ने भी सफारत खाना खोल दिया। तो इंडिया और ईरान
के बारे में उनका ये जो तब्दीली क़ल्ब है, इसकी वजह क्या है? और ऐसा तो नहीं होगा कि उनकी सरज़मीन उनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो सकेगी? नहीं, मेरा ख़्याल है कि ईरान और इस दफ़ा एक जब हम आजकल के हालात को 1990s की सिचुएशन से कंपेयर करते हैं तो हम एक फ़र्क है सिचुएशन में। 1990s में रीजनल प्रॉक्सीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग थी, रीजनल सेंटिमेंट्स तमाम कंट्रीज़ के अफ़गानिस्तान के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन आज तमाम नेबरिंग कंट्रीज़, तमाम रीजनल कंट्रीज़ का एक कॉम्पैक्ट होना बड़ा ज़रूरी है कि अफ़गानिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी लाने के लिए अफ़गानिस्तान के अंदर पॉलिटिकल प्रोसेस के ज़रिए आगे बढ़ना ज़रूरी है और रीजनल कनेक्टिविटी की तरफ जाना ज़रूरी है। तो अगर रीजनल इसीलिए ईरान भी इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा एंगेज कर रहा है अफ़गानिस्तान से। पाकिस्तान तो खैर नंबर 1 ट्रेडिंग पार्टनर है ही उनका, लेकिन सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ भी बहुत एंगेज कर रहे हैं। तुर्कमेनिस्तान बहुत इंटरेस्टेड है कि अफ़गानिस्तान के थ्रू पाकिस्तान में गैस की सप्लाई शुरू हो और ट्रांजिट के अरेंजमेंट्स भी हों। तो मेरा ख़्याल है कि इस दफ़ा हम एक डिफरेंट देख रहे हैं रवैया दुनिया का भी, और उम्मीद है कि ये अगर रवैया इकोनॉमिक डायरेक्शन में जाता है रीजनल कनेक्टिविटी की तरफ, तो ये एक विन विन सिचुएशन बन रीजनल कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। उस हवाले से तालिबान क्या कर सकते हैं, ये जानेंगे मंसूर साहब से एक ब्रेक के बाद। एक बार फिर खुशामदीद आपको जिरगे में। मंसूर साहब, ये जो आपने कहा कि अफ़गानों को ये शिकायत रहती है कि भाई ऐसा पाकिस्तान कुछ ना करे कि उससे इंटरवेंशन का तासुर मिले, तो पाकिस्तान में ये ख़याल था कि जी रॉ और NDS उसने TTP को पाला हुआ है और तालिबान आएंगे तो इसके मसले को हल करेंगे, लेकिन तालिबान की हुकूमत के आते ही TTP दोबारा रीग्रुप भी हो गई और पाकिस्तान में एक्टिव भी हो गई। तो TTP और TTA यानी अफ़गान तालिबान का रियल ताल्लुक दुश्मन का है या हलीफ और दोस्त का है? 2005-06 से लेकर अगर आप देखें आज तक या गुज़िश्ता साल तक, तो अफ़गानिस्तान के अंदर बहुत से टेररिस्ट ग्रुप्स ने अपनी आमाजगाह बनाया अफ़गानिस्तान को, जिसमें आपने नाम भी लिए TTP हम हैं या बलोच मिलिटेंट्स पाकिस्तान से कंसर्न हैं, ETIM चाइना से कंसर्न है और सेंट्रल एशिया से रिलेटेड IMU और इस तरह के ग्रुप्स हैं। तो जब ये चेंज आई, तब्दीली आई और हमारा इंटरेक्शन भी हुआ अफ़गान तालिबान की हुकूमत के साथ, तो हमारा ये पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी जेन्युइन ये तवक्को थी, एक्सपेक्टेशन थी कि जो TTP की एक्टिविटीज़ हैं, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं पाकिस्तान के बॉर्डर एरियाज़ के अंदर, वो बहुत हद तक ख़त्म हो जाएंगी या कम हो जाएंगी। लेकिन वो चंद माह बाद ये हमने देखा कि पाकिस्तान का ख़दशे में इजाफ़ा हुआ कि इन वायलेंट एक्टिविटीज़ में, वायलेंस में इजाफ़ा हुआ, क्रॉस बॉर्डर वायलेंस में, और इसलिए फिर पाकिस्तान का जो इंटरेक्शन हमने देखा अफ़गान तालिबान के साथ, उसमें हमने यही एम्फसाइज़ किया कि अफ़गान हुकूमत के लिए बहुत ज़रूरी है अंडरस्टैंड करना कि वो इन तमाम इशू को एज ए होल, टेररिज़म को और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के केस में TTP और जो भी ग्रुप्स पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ करना चाहते हैं उनके ख़िलाफ़ एक्शन लें। तो ये बहुत ज़रूरी है अफ़गान तालिबान के लिए कि अगर ये टेररिज़म, तो जब आप लोगों ने या पाकिस्तान की तरफ से ये डिमांड हुआ मुज़ाकरात के दौरान कि उनके ख़िलाफ़ एक्शन ले, तो उनकी तरफ से क्या जवाब आया तालिबान की तरफ से? अफ़गान हुकूमत की तरफ से ये हमें ऑफ़र की गई पाकिस्तान को कि अगर हम TTP के साथ पाकिस्तान हुकूमत डायलॉग कर ले तो ये इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट आ सकते हैं और एक इस मसले को इख्तिताम तक ले जाया जा सकता है। और इसी तरह की ऑफ़र्स उन्होंने चाइना और उज़्बेकिस्तान को भी की। चाइना और उज़्बेकिस्तान ने उससे माज़रत कर ली कि वो इन ग्रुप्स के साथ डायलॉग नहीं करना चाहते, लेकिन हमने इस अंडरस्टैंडिंग के साथ कि इस डायलॉग को फैसिलिटेट करेगी अफ़गान इंटरिम गवर्नमेंट, और उन्होंने फैसिलिटेट भी किया, एक प्रोसेस शुरू हुआ जो TTP के साथ डायलॉग का। लेकिन चूँकि TTP के इस डायलॉग, इस प्रोसेस के होने के बाद भी, और अब इसको कई महीने हो गए हैं, वायलेंस में उस तरह से कमी नहीं देखी गई, और जो TTP की डिमांड्स हैं कुछ के, जो शरीयत के नफाज से मुताल्लिक या उनके वेपन्स कैरी करने से मुताल्लिक या उनके ग्रुप से मुताल्लिक या फाटा के इंज़माम को रिवर्स करने से मुताल्लिक, वो ऐसी हैं जो पाकिस्तान की स्टेट के लिए, पाकिस्तान की हुकूमत के लिए उन पे
इत्तफ़ाक़ करना शायद सियासी तौर पे पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए मेरा ख़्याल है कि इस डायलॉग को अगर कामयाब होना है तो फिर इसमें एक ऐसी एफ़र्ट अफ़गान हुकूमत की तरफ से होनी बहुत ज़रूरी है जिसमें उनका मैसेज टीटीपी को और दीगर ग्रुपों को बड़ा क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अफ़गान तालिबान अब एक इंसर्जेंसी में नहीं हैं। उनके जो भी ताल्लुकात टीटीपी के साथ या इन ग्रुपों के साथ थे वो एक डिफरेंट नौइयत के थे, मुख्तलिफ नौइयत के थे 2001 से लेकर 2021 के दौरान। अब वो एक हुकूमत को लीड कर रहे हैं और उनको ये रोल प्ले करने की ज़रूरत है कि वो इस प्रोसेस को पाकिस्तान की इंटरेस्ट के मुताबिक कंक्लूड कराएं, क्योंकि इसमें अगर वो इस इशू को कंक्लूड करवाते हैं, टेररिस्ट ग्रुप्स के एक्टिविटीज़ का ख़ात्मा करते हैं, तो इससे अफ़गानिस्तान में भी स्टेबिलिटी आएगी, पाकिस्तान में भी स्टेबिलिटी आएगी। अदरवाइज़ आपने देखा है कि रिसेंट गुज़िश्ता चंद दिनों में जो KPK में कुछ वाक़यात हुए हैं उससे लोगों में यहाँ पे और हमारे इदारों में तशवीश बढ़ रही है कि TTP के साथ जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ था वो किस सिमत में जा रहा है। TTP की जितनी भी क़यादत है, न सिर्फ ये कि माजी में वो अफ़गान तालिबान के शाना बशाना लड़े हैं, उनको पनाह दी है, जंग की बुनियाद अपनी पाकिस्तान रियासत के साथ अफ़गान तालिबान को बनाया था, बल्कि वो सारे भी अपने आप को न सिर्फ ये कि इस वक्त वो अफ़गानिस्तान के तालिबान की रियासत के अंदर मौजूद हैं, काबुल में बैठे हैं, उनकी इंटीरियर मिनिस्ट्री में पाकिस्तानियों से मुज़ाकरात होते हैं, बल्कि वो अफ़गान तालिबान के अमीरुल-मोमिनीन का बैत भी कर चुके हैं। तो आप नहीं समझते कि अगर उनके अमीरुल-मोमिनीन की तरफ से तालिबान को, TTP को कोई हुक्म मिल जाएगा तो ये उसकी हुक्म अदूली कर सकते हैं? मेरे ख़्याल में ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें अफ़गान जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं सिराजुद्दीन हक़ानी साहब, उन्होंने काफ़ी एक बड़ा अहम रोल प्ले करने की कोशिश की, मुज़ाकरात को आगे ले जाने में बड़ी हेल्प की, बड़ी मदद फ़राहम की। लेकिन आगे मुज़ाकरात चूँकि एक बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और उसके कंक्लूजन जो है, हम उससे ऑब्जेक्टिव क्या अचीव करना चाहते हैं, वो ऑब्जेक्टिव है कि यहाँ पे पीस और स्टेबिलिटी आ जाए और जिस किस्म की कंडीशंस TTP आयद कर रही है स्टेट ऑफ पाकिस्तान से, उसमें लचक और फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई जाए। तो इस तरफ ले जाने के लिए मेरा ख़्याल है कि अफ़गान हुकूमत को, अफ़गान तालिबान को TTP के ऊपर मज़ीद प्रेशर डालना होगा। नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर उनके अमीरुल-मोमिनीन उनसे कहें कि भाई पाकिस्तान से मुतालिक ये लचक पैदा कर दे, तो TTP वाले इनकार कर सकेंगे? ये मेरा ख़्याल है कि उनकी तरफ से अगर हायर लेवल से प्रेशर आएगा अफ़गान तालिबान की तरफ से, जिस तरह आप कह रहे हैं अमीरुल-मोमिनीन की तरफ से भी और दीगर अकाबरीन की तरफ से भी, तो उसके मुस्बित नताइज तो आने की तवक्को है। लेकिन ये चूँकि एक प्रोसेस में चलना इसका ज़रूरी है, इसलिए मेरा ख़्याल है कि बहुत ज़रूरी है कि इसको स्टेप बाय स्टेप हमारी रियासत के इदारे भी अफ़गान तालिबान के साथ सेंसिटिव तरीके से लेके चलें। ये हमारी गलती नहीं थी कि मसलन जिस तरह अभी चीन ने कहा कि भाई हम अपने योगर से ख़ुद मुज़ाकरात नहीं करते, अब जो कुछ है वो अफ़गान हुकूमत को और तालिबान को डील करना है। उज़्बेकिस्तान ने कहा कि हम इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज़्बेकिस्तान से ख़ुद मुज़ाकरात नहीं करने चाहिए। तो बराह रास्त डील की बजाय अगर अफ़गान तालिबान पे ही मामला छोड़ दिया जाता तो बेहतर ना होता? इस पे दो पर्सपेक्टिव्स हैं कि एक पर्सपेक्टिव ये है, जिस तरह कि आपने फरमाया कि स्टेट जो है वो इन ग्रुप्स के साथ डील ना करे और एक इंटरमीडिएरी के तौर पर एक सपोर्ट ले अफ़गान इंटरिम गवर्नमेंट की और उनसे रिक्वेस्ट करे कि जी आप इस मामले को हमारे लिए हल करें। और दूसरी एक इसमें पर्सपेक्टिव ये है कि अगर उनकी मीडिएशन के ज़रिए, अफ़गान तालिबान की मीडिएशन के ज़रिए अगर एक प्रोसेस मुस्बित डायरेक्शन में चलता है और वो किसी एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग और डील की तरफ जाता है जिससे पाकिस्तान के अंदर भी ये TTP का इशू एड्रेस होता है और क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट के अंदर भी TTP का इशू एड्रेस होता है, तो इन दोनों में से एक स्टेट ने इन दोनों में से एक रास्ता चुनना है। उस वक्त जो फ़ैसला किया गया स्टेट की तरफ से, पाकिस्तान के इदारों की तरफ से, वो ये था कि हम इस मामले को, चूँकि पाकिस्तान में आपको याद होगा उस वक्त सिक्योरिटी की हमारी फोर्सेस पर और सिविलियंस पर बहुत ज़्यादा अटैक्स में इजाफ़ा हो गया था, तो उस मेरा ख़्याल है कि वायलेंस की स्प्री से निमटने के लिए, उस वायलेंस के रुझान से निमटने के लिए और इस इशू के अंदर कुछ प्रोग्रेस करने के लिए ये फ़ैसला किया गया था। मेरे ख़्याल में दोनों ऑप्शंस
हैं कुछ स्टेट्स एक ऑप्शन को दुरुस्त आप समझती नहीं है, समझते कि वो प्रोसेस अमलन ख़त्म या नाकाम हो गया है और अब नया प्रोसेस कुछ शुरू करना पड़ेगा? नहीं, अभी नाकाम तो नहीं हुआ, अमलन ख़त्म तो नहीं हुआ, वो प्रोसेस ना अनाउंस किया गया है ऐसा, लेकिन उस प्रोसेस के अंदर चूँकि कुछ अब गैप आया है उस प्रोसेस में, उसकी अब गुज़िश्ता चंद हफ़्तों में कोई मीटिंगें भी नहीं हुई और ग्राउंड पे भी कुछ TTP की तरफ से जो पाकिस्तान में सूबा खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ़ अज़ला में हालात देखे जा रहे हैं, तो मेरा ख़्याल है उसमें थोड़ी सी रीएडजस्टमेंट की ज़रूरत है और उसमें अफ़गान इंटरिम गवर्नमेंट, अफ़गान तालिबान के ऊपर भी हमें प्रेशर डालने की ज़रूरत है कि इस इशू को वो जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी, जो अंडरस्टैंडिंग थी, उसके मुताबिक कंक्लूड कराने की कोशिश करें और हम यहाँ से देखें कि अपने किस तरह से हम कबायली अमायदीन के को भी यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि मेरा जो इंटरेक्शन हुआ उसमें बहुत से अफ़गान साइड पे जो कबायली अमायदीन थे, जो बॉर्डर के एरियाज़ में मुकीम हैं, नंगरहार में या खोस्त में या बख्तिया में, उनका कहना था कि ये एक ट्राइबल इशू है, क्रॉस बॉर्डर ट्राइबल इशू है और इस लिहाज से ये फ़र्क भी है जो चीन का इशू है या सेंट्रल एशियन ग्रुप्स का इशू है, इसमें दोनों तरफ एक ही कबीलों के लोग बसते हैं और एक उनके लीडरशिप है उनकी, फुट सोल्जर जो आप लोगों ने एस्टिमेट किया है, तो टोटल TTP के कितने लोग होंगे अफ़गानिस्तान में? देखिए ये जो ग्रुप्स हैं इनकी कोई तादाद फ़िक्स तो नहीं बताई जा सकती, कभी ज़्यादा हो जाते हैं, कभी कम हो जाते हैं, लेकिन काफ़ी तादाद में इनके लोग खोस्त पख्तिका में जो इनके लोग मौजूद हैं। और चूँकि देखें वो मौजूदगी मख्फी तो नहीं है, क्योंकि उनके कमांडर्स से पाकिस्तान के सिक्योरिटी के इदारों की मीटिंग्स हुई हैं और उसमें अफ़गान इंटरिम गवर्नमेंट ने एक किरदार अदा किया है, तो वो कोई ऐसी छुपी हुई चीज़ नहीं है। हज़ारों में होंगे? मेरे ख्याल हज़ारों में तो होंगे, लेकिन आप लोगों ने मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं का बताया कि दोहा में ये गारंटी कराई गई है TTA की तरफ से कि उनकी सरजमीन किसी भी मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होंगी जी। तो TTP की जो एक्टिविटी है अफ़गानिस्तान से बैठ के पाकिस्तान में, तो ये उस दोहा एग्रीमेंट की भी वायलेशन नहीं है? लेकिन दोहा एग्रीमेंट में तो ये यकीन दहानी कराई गई है अफ़गान तालिबान की तरफ से कि उनकी सरजमीन किसी तौर पे भी किसी मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी। और जो हमारा फिर इंटरेक्शन अफ़गान हुकूमत बनने के बाद, तालिबान की हुकूमत बनने के बाद जो अफ़गान हुकूमत से हमारा इंटरेक्शन हुआ, उसमें बड़े वाज़ेह तरीके से अफ़गान लीडरशिप ने हर लेवल पे ये यकीन दहानी कराई है कि वो किसी तौर पर अपनी सरजमीन को किसी भी मुल्क के ख़िलाफ़ और ख़ुसूसन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। और उन्होंने ये भी इस बारहा ये भी कहा कि वो एक मुश्किल प्रोसेस से गुज़र रहे हैं, अभी उन्होंने हुकूमत संभाली है, उनको कुछ वक्त भी दरकार है, इसलिए उनका ख्याल है कि कुछ इसमें सब्र और पेशेंस की भी ज़रूरत है ताकि डिज़ायर्ड रिज़ल्ट की तरफ जाया जा सके। लेकिन साथ ही चूँकि TTP की तरफ से एक डायलॉग के साथ साथ वायलेंस भी जारी है और डिसरप्टिव एक्टिविटीज़ भी जारी हैं, तो उससे मेरा ख्याल है तशवीश में इजाफा होता है। लेकिन जहाँ तक मैं लेकिन वो ये कहते हैं कि वायलेशन पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से भी हुई, पहले उनके साथ कैदियों की रिहाई का मामला था, वो वादा पूरा नहीं हुआ और वो कहते हैं हमारे ख़िलाफ़ भी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जब अगर इस डायलॉग को आगे ले जाना है तो इसमें बैठ के एक बाकायदा इसका फ्रेमवर्क बनाने की ज़रूरत है, किस तरह डायलॉग होगा और किस किस्म की अंडरस्टैंडिंग से पहुँचेंगे, पाकिस्तान की स्टेट से क्या एक्सपेक्टेशन होगी और किस तरह ये इंश्योर किया जाएगा कि ये जो पाकिस्तानी हैं, ये पाकिस्तानी सिटीज़न्स हैं, ये अफ़गानिस्तान में जाके रह रहे हैं, इनकी वापसी पाकिस्तान में पुरअमन तरीके से किस तरह हो सकती है। अच्छा, आखिरी सवाल, इसमें तो सबका कंसेंसस है कि भाई मसले का हल पॉलिटिकल तरीके से निकालना चाहिए, लेकिन ज़ाहिरी बात है कि कभी खुफिया एजेंसियों के कुछ एहलकारों के ज़रिए होता है, कभी सरकारी अफसरान के ज़रिए हो, कभी सरकारी टाइप के मलकानान जो थे जो रियल नुमाइंदे नहीं होते हैं, कुछ तो कहते हैं भाई पार्लियामेंट के ज़रिए हो, दफ्तर खारजा के ज़रिए हो। आप क्या समझते हैं कि इस तरफ से ये लीड कौन करें और उधर अफ़गान हुकूमत से बातचीत हो या कि TTP से बराह रास्त हो? मेरा ख़्याल में इसमें सबसे बड़े स्टेक होल्डर जो हैं, और शायद आप इससे एग्री करेंगे, कि वो हैं हमारे कबायली अवाम, जो हमारे
आवाम जो रोज़ाना इस वायलेंस से या इस प्रोसेस से अफेक्ट हो रहे हैं, नेगेटिवली अफेक्ट हो रहे हैं, जिन्होंने बहुत नुकसान हुआ है जिनका गुज़िश्ता 10-12 सालों में इस मसले की वजह से, तो मेरे ख़्याल में उनको जो जेन्युइन ट्राइबल लीडर्स हैं हमारे, उनको इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी है दोनों साइडों से। और वो इन ग्रुप्स के ऊपर, इन कमांडर्स के ऊपर भी प्रेशर डाल सकते हैं, जब कि लोकल पॉपुलेशन जो है वो इस किस्म के टेररिज्म या क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के अगेंस्ट है। और मेरी ये सिर्फ मैं अपनी नॉलेज या अपनी व्यू के तौर पे नहीं कह रहा, बल्कि मेरी वहाँ पे जितनी भी बातचीत हुई वहाँ पे मुदब्बिर लोगों से, उन्होंने यही सजेस्ट किया कि इसको ट्राइबल चैनल्स के ज़रिए अगर एड्रेस किया जाए, और ऑफिशियल चैनल्स का अपना रोल होता है, लेकिन ट्राइबल चैनल्स वो उसके लिए राह हमवार कर सकते हैं, ग्राउंड प्रिपेयर कर सकते हैं। मंसूर खान साहब के एक बार फिर शुक्रिया के साथ और इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान दोनों अमन के गहवारे और हकीकी दोस्त और भाई बने, आज के जरगे से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।